हेलो एवरीवन। ये दृष्टि का पेपर है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए और ये इतिहास का पेपर है। इसमें करंट अफेयर्स अगस्त 2025 का शामिल किया गया है और टेस्ट पेपर है ये 10 हिंदी माध्यम के लिए है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, उन्होंने अपने विजय अभियानों को अश्वमेध यज्ञ के साथ संपन्न किया तथा उस यज्ञ को दर्शाने वाले सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें जो यज्ञ को दर्शाने वाले सिक्के भी जारी किए थे और विजय अभियानों को अश्वमेध यज्ञ के साथ संपन्न किया था। दक्षिण अभियान के दौरान उन्होंने जीते गए क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो उनके दक्षिण अभियान में समुद्रगुप्त ने जीते गए राज्यों का विलय नहीं किया था, बल्कि जो पराजय शासकों को पुनः स्थापित कर उन्हें कर निर्वाहक सहयोगी भी बना दिया गया था। ये ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है, मध्य भारत के फॉरेस्ट किंगडम उनके द्वारा परास्त किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दासत्व स्वीकार करना पड़ा था। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। जो फॉरेस्ट किंगडम है समुद्रगुप्त द्वारा परास्त किए गए और उन्हें दासत्व स्वीकार करने को बाध्य किया था, क्योंकि ये दक्षिण की ओर जाने वाले रणनीतिक मार्ग पर स्थित थे, इसलिए इनको दासत्व स्वीकार करना पड़ा था और बाध्य भी किया गया। 1 और 3 ऑप्शन ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है सेकंड, गुप्त काल में महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। महिलाओं को संपत्ति उत्तराधिकार प्राप्त नहीं था। इसमें पहला ऑप्शन सही है, उत्तराधिकार प्राप्त नहीं था गुप्त काल में महिलाओं को। दूसरा ऑप्शन है, महिलाओं को अपने स्त्री धन विवाह के समय प्राप्त उपहार पर पूर्ण अधिकार था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये अधिकार था। तीसरा ऑप्शन है, गुप्तकालीन कला में प्रदर्शित महिला कलाकृतियां इस बात का संकेत देती हैं कि समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। इसमें पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा इसमें अनुपस्थित थी, न कि ये अस्तित्व में थी। और गुप्त काल में सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य ये 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख में मिलता है। जो कहाँ पर है ये है मध्य प्रदेश में स्थित। इसमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है एरण अभिलेख में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें जो गुप्त काल है पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, अनुपस्थित थी। पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 3, पूर्व वैदिक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है, किसी जनजाति की सदस्यता किसी विशेष क्षेत्र में निवास पर आधारित थी। गलत है, ये निवास पर आधारित नहीं होती थी। भारत जैसी जनजातियों का नाम क्षेत्र पर आधारित था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो ये भरत है, भरत जैसी जनजातियां का नाम क्षेत्र पर आधारित नहीं था। ये जो जनजातियां थी उनके पहचान उनके वंश से होती थी, ना कि क्षेत्र से होती थी। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। दोनों ऑप्शन गलत है, ना तो 1 ना ही 2। डी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है 4, उत्तर वैदिक समाज के संबंध में बताना है। वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ये विभाजित थी। ठीक है, पहला ऑप्शन 4 वर्णों में ही विभाजित थी उत्तर वैदिक समाज में। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की लोकसभाओं में भागीदारी बढ़ी और उन्हें पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें गिरावट देखने को मिली थी उत्तर वैदिक काल में, न कि यहाँ पर बढ़ी थी सार्वजनिक सभाओं में भागीदारी। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ठीक है। ए आंसर सही है, सही ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट है 5, ऋग्वैदिक देवताओं तथा उनकी विशेषताओं के संबंध में यहाँ पर विचार करना है। इधर देवता और विशेषताएं दी गई हैं, इसमें युग्म देखने हैं कितने सही हैं। पहला युग्म है अग्नि, मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ। पहला ऑप्शन इसमें सही है। जो अग्नि देवता है वो ग्रह देवता को
गृह देवता इनको माना गया है। मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का ये कार्य करते थे। दूसरे हैं वरुण देवता। जो वरुण है, वरुण देवता ये सृष्टि के धारक थे, ना कि यहाँ पर पशुपालक और पशुओं के देवता थे। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो पूषण देवता थे वो पशुओं के थे। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला इसका सही है। पोषण देवता ये ऋतु सृष्टि के नियमों के धारक नहीं थे। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 6, उत्तर वैदिक काल के संबंध में देखना है कथन 1, कथन 2 और इसमें सही बताना है कौन सा सही है। उत्तर वैदिक काल में भगवान विष्णु प्रमुख देवता बन गए थे। पहला ठीक है, ये जो भगवान विष्णु है ऋग्वेद में ये गौण देवता थे और इनका उत्तर वैदिक काल में महत्व बढ़ गया था। दूसरा ऑप्शन है भगवान विष्णु के अवतारों का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथों में किया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनका उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता, जो केवल उत्तर परंपरा हिंदू में विकसित हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ठीक है और दूसरा गलत है, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 7, महाजनपदों और उनकी राजधानियों देखना है इसमें कितने युग्म सही है। कौशल की राजधानी देखें तो ये इसमें श्रावस्ती ठीक है पहला ऑप्शन। अवंती, जो अवंती महाजनपद है इसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रतोत जैसे राजा यहाँ शासन करते थे। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है गंधार महाजनपद, जो गंधार महाजनपद है इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरा ऑप्शन भी सही है। मल्ल, जो मल्ल है इसकी जो राजधानी वो कुशीनगर थी। चौथा ऑप्शन भी सही है। 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 8, मगध के शासकों और उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में देखना है शासक और उपलब्धि यहाँ पर दी गई है। पहला ऑप्शन है बिंबिसार। जो बिंबिसार है अंग पर विजय प्राप्त की और चंपा को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। पहला ऑप्शन इसमें सही है। बिंबिसार इनके द्वारा ये किया गया था, अंग पर विजय प्राप्त की थी और चंपा को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी बनाया था। दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, पाटलिपुत्र पटना में एक किले का निर्माण भी कराया गया। ये ऑप्शन इसमें गलत है। अजातशत्रु ने कौशल और वैशाली के साथ काफ़ी लंबे समय तक युद्ध किया था और उदयन ने ये बनवाया था, ना कि अजातशत्रु ने। दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा है शिशुनाग, अवंती मालवा को पराजित कर इसका मगध में विलय किया गया। तीसरा ऑप्शन सही है, ये शिशुनाग के द्वारा ही किया गया था। महापद्मनंद इनकी बात करें तो ये कलिंग को विजित किया और एक विशाल स्थायी सेना भी बनाई गई थी। चौथा भी ठीक है। 1, 2, 3 इसमें दूसरा ऑप्शन गलत था और 1, 3, 4 3 ऑप्शन इसमें सही है। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। कंबोज में प्रारंभ में राजशाही व्यवस्था अपनाई गई, लेकिन आगे चलकर इसे गढ़ संघ के रूप में जाना गया। पहला ऑप्शन इसमें सही है। जो कंबोज है इसमें ये जो गांधार से संबंधित होने के साथ वर्तमान पाकिस्तान के हजारा जिले में अवस्थित था और ये 6वीं शताब्दी तक राजशाही था और इसे बाद में अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भी गढ़ संघ के रूप में मिलता है। पहला ऑप्शन सही है। कुरु में बुद्ध के समय तक गढ़ संघ व्यवस्था थी, लेकिन आगे चलकर यह राजशाही में परिवर्तित हो गया। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। जो कुरु है गंगा और यमुना 2 आप में अवस्थित है। बुद्ध के समय एक राजशाही था और आगे चलकर ये गढ़ संघ में बन गया था। जो कुरु है ये यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है वज्जी में कुलों का महासंघ बनाया गया, जिसे बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में प्राय गढ़ संघ कहा गया। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। 8 से 9 कुलों का ये महासंघ बनाया गया था और इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली। तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा इसमें गलत है, तो केवल 2 ठीक है। बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 10, मौर्यकालीन कर व्यवस्था के संदर्भ में देखना है। पद और इधर अर्थ दिए गए हैं। भाग का देखते हैं, भाग का मतलब क्या था।
व्यापारियों से लिया जाने वाला नकद कर, ये नकद कर नहीं होता था भाग, ये कृषि उपज का हिस्सा होता था। 1/6 भाग जो लिया जाता था वो आमतौर पर होता था, लेकिन लुम्बिनी जो अभिलेख है उनके अनुसार 1/8 था। ये कृषि उपज का हिस्सा होता था, ना कि व्यापारियों से लिए जाने वाला नकद कर था। पिंड कर की बात करें तो ये कृषकों द्वारा, जो किसान थे उनके द्वारा चुकाया जाने वाला कर था। इसमें आकलन गांवों के समूह के आधार पर होता था, तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। पिण्य की बात करें, जो पिण्य है ये उपहार सदृश कर जो समय के साथ अनिवार्य हो गया था। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है और इसमें जो कृषि उपज के 1/3 या 1/4 के बराबर ये लिया जाता था। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, केवल एक ही ऑप्शन ठीक है, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 11, मौर्य साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें देखने हैं कितने कथन सही हैं। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में धर्मस्थ न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाते थे। इसमें पहला ऑप्शन सही है, जो धर्मस्थ है ये मौर्य न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाते थे। दूसरा ऑप्शन है प्रदेशत्री अपराधियों के दमन हेतु उत्तरदायी थे। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है, जो प्रदेशत्री थे ये अपराधियों के दमन के साथ विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी थे। तीसरा ऑप्शन है मौर्य काल में दंड केवल जुर्माना और कारावास तक ही ये सीमित थे। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, जो मौर्य काल में दंड जुर्माना कारावास तक सीमित नहीं थे, बल्कि अंग भंग जो शारीरिक दंड है, मृत्यु दंड जैसे कठोर दंड भी इसमें शामिल होते थे। इसमें केवल यही शामिल नहीं थे। दो ऑप्शन इसमें ठीक है, तो दो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें बी में, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 12, मौर्यकालीन व्यापार मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। ताम्रलिप्ति पूर्वी व्यापार मार्ग का एक प्रमुख बंदरगाह था, जो भारत को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता था। पहला ऑप्शन इसका सही है। ताम्रलिप्ति ये पूर्वी व्यापार मार्ग था, जो इसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता था। दक्षिण पथ मध्य भारत को आंध्र और कर्नाटक से जोड़ता था और यह आगे पश्चिम की ओर गुजरात के तट पर भी विस्तारित था। दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो दोनों ठीक है, सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 13, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि के एक अभिलेख को पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप है और जिसमें पियदस्सी नामक राजा का उल्लेख था, जिसे बाद में अशोक के रूप में पहचाना गया था। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है और ये 1837 में इन्होंने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि में ये एक अभिलेख था। लघु शिलालेख 1 में उल्लिखित कि अशोक ने कलिंग युद्ध के तुरंत बाद इसमें बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। अशोक ने कलिंग युद्ध के तुरंत बाद बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था। ये लघु शिलालेख 1 में उल्लिखित भी है। वे 2.5 वर्षों से उपासक थे, 2.5 वर्षों से, और बौद्ध धर्म को अपनाना एक क्रमिक प्रक्रिया थी, न कि एक तात्कालिक परिवर्तन था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तुरंत नहीं अपनाया था। पहला ऑप्शन ही ठीक है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 14 है दक्षिण भारत की मेगालिथिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन बताने हैं। मेगालिथिक जो संस्कृति है दक्षिण भारत की, उसके संदर्भ में ये 1200 से 300 ईसा पूर्व नवपाषाण काल से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है। इसमें लोहा उपकरण, प्रौद्योगिकी, विशिष्ट समाधान परंपराएं, काले लाल मृदभांडों का प्रचलन आरंभ हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा, मेगालिथिक समाधानों के दक्षिण भारत में पहली बार लोहा वस्तुएं प्राप्त हुई थी। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 15, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन बताने हैं। कुषाणों के प्रथम प्रमुख शासक कोजुल कडफिसेसस ने शक काल की शुरुआत की थी। गलत है ये कोजुल कडफिसेसन ने इस वंश की नींव रखी थी, लेकिन शक युग की जो शुरुआत की थी वो कनिष्क के सिंहासन रोहण के समय में 78 ईस्वी में हुई थी, ना कि
इसने की थी। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। कनिष्क के शासन काल में कुषाण साम्राज्य अपने अधिकतम क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंच गया था। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 16, शकों के संदर्भ में देखना है, सही कथन इसमें बताने हैं। शकों ने यू है ची को पराजित किया और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत में क्रमिक रूप से ये बस गए थे। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। शकों को यू है ची को पराजित नहीं किया, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख प्रारंभिक भारत का पहला शाही अभिलेख माना जाता है। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार है, इसको पहला शाही अभिलेख माना जाता है जो संस्कृत में लिखा गया था। बी आंसर ठीक है, बी आंसर इसमें करेक्ट है, केवल दूसरा ही ठीक है। नेक्स्ट है 17, पार्थियनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है, शकों की तरह पार्थियन भी एक महत्वपूर्ण समूह थे। जो यहाँ पर शक है उनकी तरह ही थे पार्थियन भी, और ये पार्थियन ईरानी मूल के, जो पार्थियन है ये ईरानी मूल के थे और शकों के साथ उनके घनिष्ठ सांस्कृतिक भी संबंध थे। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है, साहित्यिक स्रोतों के अनुसार पार्थियन शासक गोंडोफर्नेस का संबंध सेंट थॉमस से था, जिसने कथित रूप से शासक और उनके भाई को ईसाई धर्म में भी परिवर्तित किया था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 18, सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। सातवाहन अभिलेखों में उल्लिखित कटक और स्कंदवर शब्द सैन्य शिविरों और बस्तियों के लिए प्रयुक्त होते थे, जो प्रशासनिक केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। सातवाहन प्रशासन में विशेष रूप से दक्कन के जनजातीय क्षेत्रों के एकीकरण में बल प्रयोग और सैन्य नियंत्रण में प्रमुख भूमिका भी निभाई। दोनों ऑप्शंस ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। 19 है, इसमें कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, सातवाहनों को पुराणों में वर्णित आंध्रों के समान ही माना जाता है। जो सातवाहन है इनको पुराणों में जो वर्णित आंध्रों के समान ही माना जाता है, सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम बार बार आता है अभिलेखों में, जो सातवाहनों और आंध्रों की समानता को प्रमाणित करता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। आंध्र नाम नहीं मिलता है सातवाहन अभिलेखों में, केवल सातवाहन शासकों का उल्लेख ही मिलता है, ना कि आंध्र मिलता है। पहला ठीक है और दूसरा गलत है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 20, प्राचीन भारत के संदर्भ में बौद्ध विनय पिटक में उल्लिखित दासों के विभिन्न श्रेणियों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें युग्म देखने हैं कौन से सही हैं। पहला है, आंतो जात को ये महिला दासी की संतान होती थी, ठीक है। धन किक्तो दास की भांति खरीदा गया व्यक्ति, ठीक है दूसरा। और कर्मर अनीतो ये किसी अन्य देश से लाया गया और दास बनाया गया व्यक्ति होता था। तीनों ऑप्शन से इसमें सही है, तो तीनों ऑप्शन सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 21, महमूद गजनवी ने 1000 से 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। ये 17 बार आक्रमण किया था 1000 से 1026 ईस्वी तक। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत में एक विशाल क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। इसमें जो सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने, ये जो महमूद गजनवी है ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। 1000 से 1026 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण करता है। इसमें यहाँ पर अपार धन मिला था, जो गजनी को आक्रमणों से अपार धन मिला था और भारतीय राज्यों की जो सैन्य दुर्बलता का भी पता चला, जिससे आगे चलकर तुर्की आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना नहीं था इनका जो इनका उद्देश्य था, बल्कि अपार संपत्ति को लूटना था और मध्य एशिया में शक्तिशाली बनाना था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ठीक है और दूसरा गलत है, सी आंसर ठीक है।
कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। वह उत्तरी भारत का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक बना और उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में और उसके बाद में भारतीय क्षेत्रों का राजनीतिक नियंत्रण उसके विश्वस्त दास, जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, मोहम्मद गोरी का ये दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके हाथों में आ जाता है नियंत्रण। दूसरा ऑप्शन है अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। ये अपनी वीरता, निष्ठा और विशेषकर उदारता के कारण, ये अपार धन दान करने की प्रवृत्ति के कारण इसको, ये दान ज़्यादा किया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श की यहाँ पर उपाधि दी गई थी। दोनों कथन ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 23। निम्नलिखित कथनों में से देखने हैं, सही ऑप्शन बताने हैं। होयसल शासन का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। जो होयसल शासन है, इसका वास्तविक शासक ये विष्णुवर्धन था। ठीक है, होयसलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र नहीं थी, प्रारंभिक राजधानी ये बेलूर थी। तो ये बाद में बनती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ही ठीक है, ए आंसर सही है। राज प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पहला है, उन्होंने अपने साम्राज्य में भूमि राजस्व की वसूली को सुव्यवस्थित करने के क्रम में व्यापक भूमि सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है, उन्होंने बंगाल के पाल राजा पर विजय प्राप्त करने के बाद गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की और गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना ये राजेंद्र प्रथम ने की थी और बंगाल के जो पाल राजा महीपाल पर विजय प्राप्त करने के बाद ये की गई थी गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना और इस विजय के उपलक्ष्य में गंगईकोंड गंगा विजेता की उपाधि धारण की थी। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ही ठीक है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 25। दो मध्यकालीन वंशों की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। यादवों ने प्रारंभ में लगभग 300 वर्षों तक राष्ट्रकूटों एवं चालुक्यों के सामंतों के रूप में शासन किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन, ये 300 वर्षों तक ही किया था और स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले काकतीय कल्याणी के चालुक्यों के सामंत भी थे। दोनों ठीक है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 26। अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। वह दक्कन के प्रति सुनियोजित नीति अपनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दक्कन अभियानों का उद्देश्य दक्षिणी साम्राज्यों पर कब्जा करना था। इसमें ये दक्षिणी साम्राज्यों पर कब्जा करना नहीं था, दक्षिणी शासकों को अपने अपने राज्यों में शासन जारी रखने के लिए दिया गया था। दिल्ली की जो अधीनता थी वो स्वीकार करनी पड़ी थी, जो भी ये राज्य थे दक्षिणी राज्य। इसमें नियमित रूप से धन, हाथी और घोड़ों को कर के रूप में देना निर्धारित किया गया था। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ही ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 27। अमर नायक प्रणाली के संबंध में देखना है और कितने कथन सही हैं बताने हैं। यह बहमनी साम्राज्य के राजनीतिक रूप से एक प्रमुख नवाचार व्यवस्था थी। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। ये बहमनी साम्राज्य की राजनीतिक रूप में प्रमुख नवाचार व्यवस्था नहीं थी, विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक नवाचारी व्यवस्था थी, ना कि बहमनी साम्राज्य की थी। दूसरा ऑप्शन है अमर नायक सेना नायक थे जिन्हें शासक के लिए क्षेत्र प्रदान किए जाते थे। ठीक है, अमर नायक अपने क्षेत्रों में कृषकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर एवं उपकर ये वसूलते थे। 2 और 3 ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 28 है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पथेश्वर दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी, जो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, दूसरा
दूसरा ऑप्शन है इसमें, पहला तो ठीक है, उसने लगभग 630 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद यह उपाधि धारण की थी। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है, ये 630 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद यह उपाधि धारण की थी। इसमें पहला ऑप्शन ही ठीक है, इसमें दोनों ठीक भी हैं और व्याख्या भी हो रही है। ये आंसर करेक्ट है। 29 है, राष्ट्रकूटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन बताने हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। ये दंती दुर्ग के द्वारा ही की गई थी राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना, और उसने आधुनिक सोलापुर के पास मान्यखेत, जिसे मालखेड़ को अपनी राजधानी भी बनाया था। किसको? मान्यखेत को दंती दुर्ग के द्वारा ही की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, गंगा घाटी में उनके अभियानों को स्थायी विजय प्राप्त हुई थी। इसमें जो गंगा घाटी है उसमें कई बार आक्रमण किए गए थे राष्ट्रकूटों ने, और इसमें स्थायी विजय में परिणत नहीं हुए थे। ये लूट के साथ ही वंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी, ना कि इसमें स्थायी विजय हुए थे। ये दूसरा ऑप्शन गलत है। राष्ट्रकूट धार्मिक रूप से असहिष्णु थे और केवल हिंदू धर्म का ये समर्थन करते थे। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। ये शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था और मुस्लिम व्यापारियों को बसने की भी अनुमति दी थी, ना कि केवल इसमें जो हिंदू धर्म का ही समर्थन करते थे। पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दूसरा और तीसरा गलत है। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 30। गुर्जर प्रतिहार वंश के इस संस्थापक को इसका महानतम सम्राट माना जाता है। उसने कन्नौज को पुनः प्राप्त किया और उसे साम्राज्य की राजधानी बनाया। अपने सिक्कों पर अंकित आदिवराह की उपाधि धारण की तथा उत्तरी भारत पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रकूटों एवं पालों से संघर्ष किया। भारत की श्रेष्ठतम अश्वसेना के रूप में अरब यात्रियों ने उसके साम्राज्य की प्रशंसा की, जिसमें मध्य एशिया और अरब से आयातित घोड़ों की प्रमुख भूमिका थी। इसमें किस शासक की चर्चा की गई है ये बताना है। इसमें की गई है ये मिहिर भोज की। जो मिहिर भोज है इनका जो कार्यकाल 836 से 885 के बीच में था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का महानतम शासक इनको माना जाता है। कन्नौज पर इन्होंने पुनः अधिकार किया था, राष्ट्रकूटों और पालों से संघर्ष भी किया था, आदिवराह की उपाधि धारण की थी और जिसका अंकन उसके सिक्कों पर भी मिलता है। ये कौन थे? मिहिर भोज थे। तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 31 है धर्मपाल के संबंध में। धर्मपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया तथा उसके रखरखाव के लिए 200 गांव दान में दिए थे। इसमें पहला ऑप्शन सही है, 200 गांव भी दिए थे जो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार में रखरखाव भी किया था। उन्होंने विक्रमशिला और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो शीघ्र ही नालंदा जैसी लोकप्रिय बन गया। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, सी आंसर करेक्ट है। 32 है दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत पर मंगोल आक्रमण के खतरे से संबंधित इसमें विचार करना है और यहाँ पर सही ऑप्शन बताने हैं। पहला है इसमें कथन, 1221 में चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गया, ठीक है, लेकिन भारत पर आक्रमण करने के बजाय उसने ख्वारिज़मी साम्राज्य के शेष भागों को जीतने का निर्णय लिया था। ये ठीक है 1221 में किया था। इस निर्णय से इल्तुतमिश के अधीन तत्कालीन कमजोर एवं असंगठित दिल्ली सल्तनत का बचाव हुआ, क्योंकि यह विनाश पहले हुए तुर्की आक्रमणों से भी अधिक गंभीर हो सकता था। दोनों ठीक है और इसमें व्याख्या भी हो रही है। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन बताना है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण और विस्तार करने के साथ नियमित दूरी पर समय का निर्माण करवाया था, ठीक है। शेरशाह ने जजिया प्रथा को समाप्त कर दिया, ये गलत है। इसमें जो जजिया कर ही इसके द्वारा समाप्त नहीं किया गया था। शेरशाह धार्मिक उदारता की दृष्टि से ऐसा शासक नहीं था। ये भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया था इसने और जजिया जारी रहा था इसके कार्यकाल में।
दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ही ठीक है, ए आंसर सही है। 34 है, इसमें कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। खानवा के युद्ध के बाद अफगानों ने महमूद लोधी के नेतृत्व में एकजुट होकर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुगल सत्ता को जारी रखा था। इसमें पहला ऑप्शन सही है। जो खानवा का युद्ध है ये 1527 में होता है, 1527 में। और इसमें इसके बाद में अफगानों ने महमूद लोधी के नेतृत्व में एकजुट होकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुगल सत्ता का विरोध जारी किया था। दूसरा ऑप्शन है बाबर ने 1529 में घाघरा का युद्ध, ये 1529 में ही होता है। 1529 के घाघरा के युद्ध में अफगानों और बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करने के साथ पूर्व में अफगान प्रतिरोध को पूरी तरह ये समाप्त कर दिया था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें 1529 में बाबर से पूर्व की जो अभियान किया गया था अफगान और बंगाल की संयुक्त सेना, इसमें बंगाल और संयुक्त सेना थी के साथ में घाघरा का युद्ध किया था। और ये बाबर नदी को पार करते हुए, जो बाबर है वो नदी को पार करते हुए प्रतिरोधी जो अपने प्रतिरोधी थे उनको पीछे हटने पर विवश करने में सफल भी रहा था, लेकिन निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। इसमें दूसरा ये कथन गलत है, पहला ही ठीक है, तो सी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 35। इसमें कथन 1 कथन 2 दिए गए हैं। राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण उनकी सामाजिक एवं संगठनात्मक कमजोरियों जैसे सामंतों पर निर्भरता तथा समन्वित सैन्य संरचना का अभाव था। इसमें 2 ही कथन है और सही कथन इसमें बताना है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है तुर्कों ने एकता एवं खालसा प्रणाली के माध्यम से बड़ी केंद्रीकृत स्थायी सेनाएं बनाई रखी, जिससे उन्हें राजपूतों पर प्रभावी बढ़त मिली थी। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर ही सही है। नेक्स्ट है 36। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड NSB के संबंध में सही कथन देखने हैं। पहला ऑप्शन है NSB द्वारा खेल निकायों को मान्यता प्रदान की जाएगी और केवल मान्यता प्राप्त निकाय ही केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने के पात्र भी होंगे। इसमें पहला ऑप्शन सही है। इसमें यही बताया हुआ है जो NSB द्वारा खेल निकाय हैं उनको मान्यता प्रदान की जाएगी और जो केवल मान्यता प्राप्त निकाय होंगे वो ही केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने के पात्र भी होंगे। दूसरा ऑप्शन है NSB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संगठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकरण माने जाएंगे। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। 2005 जो सूचना का अधिकार है इसके अंतर्गत लोक प्राधिकरण ही माने जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है NSB की जो संरचना है वो संसद द्वारा निर्धारित की गई है, इसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। पहला और दूसरा ही ठीक है, तो ए आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 37। निम्नलिखित में से कौन प्रोटेक्ट नेशन की अवधारणा को श्रेष्ठ रूप से परिभाषित करता है? इसमें ये करता है बी ऑप्शन, ऐसा देश जो कम मूल्य वाली सेवाओं से परे ब्रांड एवं उत्पाद विकास में निवेश करता है, जिससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा वस्तुएं बनाई जा सकें, जो प्रोटेक्ट नेशन की अवधारणा है। ये बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 38। आयकर अधिनियम 2005। जो आयकर अधिनियम 2005 है इसके संदर्भ में देखने हैं सही ऑप्शन। इसमें आकलन वर्ष जो असेसमेंट ईयर है और विगत वर्ष को प्रतिस्थापित कर वर्ष टैक्स ईयर की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, आकलन वर्ष और इसमें विगत वर्ष को प्रतिस्थापित कर वर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। दूसरा ऑप्शन है इस अधिनियम का उद्देश्य भारत की प्रत्यक्ष कर दरों को वैश्विक औसत के अनुरूप बदलना है। ये यहाँ पर प्रत्यक्ष कर दरों को वैश्विक औसत के अनुरूप नहीं बदलना है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो अधिनियम कर हैं इनको कर दरों को परिवर्तन पर नहीं बल्कि इसे पूर्वानुमेय कुशल एवं डिजिटल बनाने के क्रम में
कर अनुभव को बेहतर बनाने पर ये केंद्रित है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है, इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को ऐसी योजनाएं बनाने के लिए अधिकार दिया गया है जिससे करदाताओं के इंटरफेस को न्यूनतम करने के साथ पारदर्शिता, जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के क्रम में संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग भी निश्चित किया जा सके। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, इसलिए ये किया गया जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए। 1 और 3 ठीक है, सी आंसर इसमें सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। 39 है, भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, यह अधिनियम एकीकृत पत्तन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद एमएसडीसी की स्थापना का प्रावधान करता है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, यह अधिनियम केंद्र और तटीय राज्यों के बीच समन्वय में सुधार लाने का प्रयास करता है जिससे बंदरगाहों का एक रूप एवं पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके। इसमें पहला ऑप्शन ही ठीक है, दोनों कथन ठीक है और व्याख्या भी हो रही है। नेक्स्ट है 40 है, सुदर्शन चक्र मिशन के संबंध में देखना है, सही कथन इसमें बताने हैं। इस मिशन का जो वर्ष 2035 तक एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने का उद्देश्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन, यह मिशन सुरक्षा और पलटवार दोनों का प्रतीक है, दोनों ठीक है और सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 41, रक्षा अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 किस देश में ये आयोजित किया गया? ये मिस्र में आयोजित किया गया और ये एक मिस्र ने अपना द्विवार्षिक मतलब कि 2 वर्ष में होता है, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, अभ्यास ब्राइट स्टार, और 700 से अधिक भारतीय कर्मियों ने इसमें भाग भी लिया। तो इसमें सी आंसर करेक्ट है, 2025 में ये मिस्र में आयोजित किया गया था। 42 है, मातृ वन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन भी बताने हैं। इस पहल के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकत्र क्षेत्र को थीम आधारित शहरी वन के रूप में विकसित किया गया। इसमें पहला ऑप्शन सही है, इसमें 750 एकड़ क्षेत्रों को थीम आधारित शहरी वन के रूप में ही विकसित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, यह पहल बहुहितधारक सहयोग के माध्यम से जैव विविधता, लोक कल्याण और शहरी धारणीयता को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा है, यह पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई। इसमें ये ऑप्शन गलत है। ये मातृ वन पहल है, अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ में थीम आधारित शहरी वन के रूप में इसे विकसित करने की योजना है और इसे गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के पास में स्थापित होगी। ये पहला ऑप्शन तो इसका सही था, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसे जो किया जाएगा विद्युत मंत्रालय, घरेलू एवं शहरी मामलों और विद्युत मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की जा रही है, ना कि पर्यावरण और कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के सहयोग से। पहला और दूसरा ही ठीक है, ए आंसर सही है। 43 है, ड्रैग पैसेज एक गहरा जलमार्ग भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच में ये अवस्थित है? ये है कैप हॉर्न और साउथ सेंटलैंड द्वीप के बीच में है, बी आंसर इसमें सही है। 22 अगस्त 2025 को ड्रैग पैसेज में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। यह जलमार्ग अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जो ड्रैग पैसेज है। नेक्स्ट है 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है उसके संदर्भ में देखना है और इसमें कौन कौन से सुमेलित हो रहे हैं। ये बेलगाम जो 1924 का है, ये MK गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था और महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला ये एकमात्र अधिवेशन भी है। ठीक है। हरिपुरा जो 1938 में अधिवेशन हुआ था, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति का भी इसमें प्रस्ताव रखा गया था।
सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सूरत अधिवेशन 1907 में ये हुआ था। ये रास बिहारी घोष इनके द्वारा ही किया गया था। इसमें नरमपंथी और चरमपंथियों के बीच में विभाजन भी हुआ था। तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है कराची, जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके द्वारा ही किया गया था और इसमें गांधी इरविन समझौते का समर्थन भी हुआ था, समर्थन किया गया था। तो इसमें सही बताना है। सभी के सभी करेक्ट है, सभी 4 सही आंसर है। नेक्स्ट है 45। निम्नलिखित इसमें घटनाएं हैं और इसमें देखना है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी। इसमें कालानुक्रम के अनुसार देखना है। इसमें पहले देखें जो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से 1899 से 1905 के बीच में रहा था। तो इसके बीच में ये सारी घटनाएं घटी थी। पुलिस आयोग, जो पुलिस आयोग है यहाँ पर पहला है ये सर एंड्रयू फ्रेजर के अंतर्गत पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये की गई थी 1902 में, 1902 में की गई थी। बंगाल का विभाजन, ये बंगाल का विभाजन जो था वो 1905 में, फूट डालो और राज करो की नीति के रूप में इसको देखा गया था 1905 में। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये 1904 का है, 1904। और ये रेले आयोग की सिफारिशों पर भी आधारित था। फिर यहाँ पर किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक हेतु दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया जाता है, दिल्ली दरबार का आयोजन ये 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये 12 दिसंबर 1911 को किया जाता है। इसमें देखना है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी घटित हुई थी। इसमें सारी की सारी घटित हुई थी क्योंकि 1899 से 1905 में इनका कार्यकाल था और ये इसी के बीच में ही है। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 46। भारत के वैशुद्ध प्रतीत होने वाले लोग उठ खड़े होंगे और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करेंगे। महात्मा गांधी ने यह कथन किस घटना के संदर्भ में कहा था? ये कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में। तो बी आंसर इसमें सही ऑप्शन है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। 47 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उनसे जुड़े क्षेत्रीय विद्रोह के संदर्भ में। यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन दिए गए हैं और क्षेत्रीय और विद्रोह किस किस से कौन सा जुड़ा हुआ था। पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, खुदाई खिदमतकार, इन्हें यहाँ पर लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था और गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये जुड़ा हुआ था। अहिंसा पर ये आधारित था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये अवध किसान सभा और अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के सहयोग से किसानों को ऊंचे किराए एवं बेकार के खिलाफ संगठित किया गया था। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, धरसना नमक सत्याग्रह, ये इससे नहीं जुड़ा हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। धरसना नमक सत्याग्रह ये 1930, इसमें 1930। और सरोजिनी नायडू ने बंबई से लगभग 150 मील उत्तर में स्थित धरसना सॉल्ट वर्कर्स पर 2500 नेतृत्वकर्ताओं का नेतृत्व भी किया था। ये सविनय अवज्ञा का हिस्सा था, ना कि भारत छोड़ो आंदोलन का था। ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 का था। तो इसमें पता ही चल जाएगा, 1 और 2 इसमें ठीक है। तो बी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 42। अखबार पत्रिका और संबंधित व्यक्ति इधर दिए गए हैं। सही देखने युग्म कितने हैं। इसमें इंडिया गजट की बात करें तो 1787 में इंडिया गजट, ये 1787 में कलकत्ता में ये अंग्रेजी में हुई थी। तो इसमें यहाँ पर जेम्स ऑगस्टस जो हिक्की हैं ये इसे नहीं जुड़े हुए थे। इंडिया गजट पहला ऑप्शन गलत है। संवाद कौमुदी ये ठीक है, 1821 में कलकत्ता बंगाली में और राजा राम मोहन राय इनसे जुड़े हुए थे। इंडियन मिरर, जो इंडियन मिरर है ये 1862 में और कलकत्ता में ही इसकी स्थापना हुई थी। ये दैनिक थी और अंग्रेजी में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष इससे जुड़े हुए थे। ठीक है। मराठा, इसे ये बाल गंगाधर तिलक, जो मराठा है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और जी अगरकर और वी चिपलुंकर
1881 में ये अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। इसमें 3 ऑप्शन ठीक है, पहला गलत है तो केवल 3 सी में आ रहा है, सी आंसर सही है। 49 है काकोरी ट्रेन एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। इसका आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, जो काकोरी ट्रेन एक्शन था ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारी द्वारा इसको अंजाम दिया गया था 1925 में, 1925 में। पहले षड्यंत्र था, अब इसको एक्शन नाम दे दिया गया। इसमें यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह शामिल थे। दूसरा ऑप्शन है इसमें गिरफ्तार किए गए लोगों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और भगत सिंह शामिल थे। दूसरा ऑप्शन गलत है। इसमें जो HSRA 1928 में इसकी स्थापना होती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले HRA की स्थापना जो होती है 1924 में होती है, फिर HSRA इसमें सोशलिस्ट नाम जुड़ जाता है, इसकी स्थापना 1928 में होती है और इससे भगत सिंह भी जुड़ते हैं। तो इसमें यहाँ पर भगत सिंह नहीं थे 1925 में। इसमें पहला ऑप्शन ही ठीक है, दूसरा गलत है, तो ए आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 50, बहावी आंदोलन के संदर्भ में देखना है, सही कथन इसमें बताना है। भारत में बहावी आंदोलन शाह वजी उल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित था और बाद में सैयद अहमद बरेलवी द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन, जो बहावी आंदोलन है ये एक मूलतः इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन था। इसकी स्थापना राय बरेली के सैयद अहमद ने की थी। दूसरा ऑप्शन है यह मुख्यतः एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने पश्चिमी प्रभावों को अस्वीकार किया, लेकिन इसका कोई राजनीतिक या उपनिवेश विरोधी आयाम नहीं था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, राजनीतिक और ये उग्रवादी था क्योंकि इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था। पंजाब में सिखों के खिलाफ इसने लड़ाई भी लड़ी थी। पहला ऑप्शन ही इसका सही है, तो ए आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 51, कोका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन इसमें बताने हैं। इसकी शुरुआत भगत जवाहरमल ने की थी, ठीक है ये ऑप्शन। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहरमल, जिन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था, और इसका नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया, जिन्होंने नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना की थी और इसकी शुरुआत हुई थी 1840 में, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है इसमें जाति प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया गया तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है दूसरा ऑप्शन भी। इसमें जाति प्रथा का इसमें उन्मूलन किया गया था, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह और मांस, शराब और नशीले पदार्थों का निषेध किया गया। तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन के दौरान यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में भी बदल गया, ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 से 1922 तक चला था, जबकि ये 1840 में हुआ था। स्टार्ट तो पहला और दूसरा इसमें सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है, ए आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 52, भारत में जनजातीय और किसान विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन भी बताने हैं। विद्रोह और इधर नेता दिए गए हैं। रामोजी विद्रोह की बात करें तो ये 1822 से 29 और 1839 से 41 चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी घाट में ये हुआ था, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। कोल विद्रोह, जो कोल विद्रोह है ये बुद्धो भगत और ये 1831 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था और बुद्धो भगत ही इसे संबंधित थे, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है पागलपंथी, जो पागलपंथी विद्रोह है इसमें बंगाल के मेमन सिंह
में पागलपंथी विद्रोह जो बंगाल के मेमन सिंह है उसमें और करम शाह और उनके बेटे टीपू के नेतृत्व में 1825 से ये 1825 से 35 के बीच में हुआ था पागलपंथी विद्रोह। तीसरा भी इसमें सही है। चौथा ऑप्शन है कोया विद्रोह। कोया विद्रोह ये हुआ था 1803, 1840 से 62 और 1879 से 80 के बीच में। इसका उद्देश्य था जमींदारों, साहूकारों व ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करना था। जमींदारों का भी, साहूकारों और जो ब्रिटिश थे उनका भी हस्तक्षेप का विरोध करना था। और ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में टोमा सोरा और राजा अनंतयार के नेतृत्व में हुआ था कोया विद्रोह। ठीक है, चारों ऑप्शन से इसमें सही है। डी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 53। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में सही कथन बताने हैं। उन्होंने महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। इन्होंने शिक्षा का भी किया था और जेईडी बैथ्यून की सहायता से बंगाल में बालिकाओं के लिए कई स्कूल स्थापित किए। सही है। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ था। कब? 1856 में। दोनों ऑप्शन सही है। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 54। होयसल के जो पवित्र मंदिर समूह है इनके संबंध में सही कथन बताना है। इन समूहों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में इनको मान्यता दी गई थी। और 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच 3 सबसे प्रतिनिधि जो होयसल शैली के मंदिर हैं वो है चेन्ना केशव मंदिर, हलेबीड और होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर स्थित केशवनाथ मंदिर। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। सी आंसर करेक्ट है। 55 है। इसमें देखना है कि 2024 में यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में उपरोक्त में से कितनों को शामिल किया है। इसमें 2024 का बताना है। जो महाबोधि मंदिर परिसर ये बोध गया में स्थित है, इसे 2002 में शामिल किया गया था, ना कि 2024 में इसको शामिल किया गया। इसे फिर है दूसरा, इसमें देखिए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है ये है तेलंगाना में। रामप्पा मंदिर भी इसे बोला जाता है। 1213 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और तैरते हुए ईंटों के विमान, नक्काशीदार ग्रेनाइट स्तंभों, नृत्य और सांस्कृतिक परंपराओं को ये दर्शाता है और इसे 2021 में शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में। इसमें ये भी गलत है और पहला वाला भी गलत है। जो दूसरा ऑप्शन है मोईदाम, ये अहोम वंश की टीला समाधान पद्धति है, इसे 2024 में ही शामिल किया गया है। तो केवल एक ही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है चिश्ती सिलसिला भारत के बाहर शुरू हुआ था और बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों द्वारा भारत लाया गया। इसमें गलत है पहला ऑप्शन। जो चिश्ती संप्रदाय है ये इसकी स्थापना ख्वाजा चिश्ती जो वर्तमान में अफगानिस्तान के हेरात के निकट में गांव में हुई थी और बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में 1192 में ये भारत आए थे और यहाँ अजमेर को अपने उपदेशों का केंद्र बताते हुए चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया ने शासकों और कुलीनों द्वारा इसके संरक्षण की सक्रिय रूप से मांग की, यह मानते हुए कि यह संप्रदाय के प्रसार के लिए राजनीतिक शक्ति आवश्यक थी। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया ने शासकों और कुलीनों से दूर रहना चुना था। इन्होंने दूर रहना चुना और स्वयं को गरीबों की मदद के लिए भी समर्थित कर दिया था। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन बताना है, डी आंसर सही होगा, ना तो एक नहीं दो। नेक्स्ट 57 कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। पहला ऑप्शन है
यह वास्तुकला की भारतीय तुर्की शैली का एक अच्छा उदाहरण है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। जो कुतुब मीनार है ये 13वीं शताब्दी में हुआ था इसका निर्माण, और ये 234 फीट ऊंची है। एक शंक्वाकार है, इस तरीके से शंक्वाकार मीनार है। ये पूछा जा सकता है शंक्वाकार है किस तरीके से है। इसमें बाल कौनिया और शिलालेख भी हैं, और वास्तुकला की भारतीय तुर्की शैली का एक ये उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया था। इसमें पूर्ण करवाया गया था, इसमें ये पूछा हुआ है। तो इसका निर्माण जो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, और पहली मंजिल का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इस इल्तुतमिश ने दूसरी, पहली का तो करवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो दूसरी और तीसरी थी, दूसरी और तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया। जबकि पांचवी जो मंजिल थी उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने बहुत बाद में करवाया था। तो इसमें दूसरा ऑप्शन तो गलत है, पूर्ण नहीं करवाया था। जो पूर्ण करवाया था पांचवी मंजिल थी सबसे ऊपर, इसमें करवाई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है यह अपनी शंख जैसी आकृति के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है, और ये शंख जैसी आकृति के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध भी है। 1 और 3 इसमें सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। 58 है सांख्यिक दर्शन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है सांख्यिक दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, जिन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की थी। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें ऋषि कपिल ही थे और सांख्य सूत्र की रचना की थी। सांख्य प्रणाली के अनुसार प्रकृति और पुरुष एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसमें प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र और शाश्वत होते हैं, ना कि निर्भर होते हैं। पुरुष मात्र चेतना है और उसे संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है। ये शुद्ध और अपरिवर्तनीय चेतना बताया था, ना कि परिवर्तित बताया था। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 59। जैन दर्शन के संबंध में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। शरीर जैसे पदार्थ जिनका आकार और जो स्थान घेरते हैं उन्हें अस्थिकाय कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। इसमें जो भी स्थान घेरेंगे, यहाँ पर आकार और जो पदार्थ होते हैं स्थान को घेरते हैं, उन्हें अस्थिकाय कहा जाता है। अस्थि जो समय है, समय काल को अनास्थिकाय माना जाता है, क्योंकि इसका कोई आकार या विस्तार नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। जो काल को अनास्थिकाय माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और विस्तार नहीं होता है। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, सी आंसर सही आंसर। नेक्स्ट है 60। चावार्क दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। वेदों और उपनिषदों में चावार्क दर्शन का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वेदों में और वृद्ध आरण्यक जो उपनिषद है इसमें मिलता है, और ये बहुत समय से ज्ञात था। दूसरा ऑप्शन है चावार्क दर्शन में केवल भौतिक जगत को वास्तविक माना गया है। ये ऑप्शन इसमें सही है। जो चावार्क दर्शन है इसमें केवल भौतिक जगत को वास्तविक माना गया है, और यह आत्मा, ईश्वर और स्वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। जो आत्मा है और ईश्वर और स्वर्ग, इनको ये अस्वीकार करता है, जो चावार्क दर्शन है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, पहला ऑप्शन गलत है। सही पूछा गया, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 61। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ध्रुपद के बारे में इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका उल्लेख जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ध्रुपद है इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है। दूसरा ऑप्शन है यह ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार में अपनी चरम अवस्था पर पहुंचा था। यह ऑप्शन गलत है। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार में इसका उत्कर्ष हुआ था, लेकिन जो चरम अवस्था पर पहुंचा था यह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में पहुंचा था। इसमें ये स्टार्ट हो गया था
लेकिन जो चरम अवस्था पर पहुंचा था ये मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। इसकी प्रस्तुति आलाप से प्रारंभ होती है जिसे बिना शब्दों के गाया जाता है। जो आलाप है वो बिना शब्दों के उसको गाया जाता है और ये प्रारंभ होती है इसकी प्रस्तुति। जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ध्रुपद है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। 1 और 3 ऑप्शन ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। 62 है विजयनगर मंदिरों के संबंध में सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। विजयनगर मंदिरों के बारे में पहला ऑप्शन है मंदिर परिसरों में आयताकार प्रकारों जो पार्श्व दीवारों की समानांतर श्रृंखलाएं होती थी। इसमें जो आयताकार प्रकारों की समानांतर श्रृंखलाएं होती थी मंदिरों में, ठीक है पहला ऑप्शन। विजयनगर मंदिरों का निर्माण गारे जो मोर्टर था उसके प्रयोग से किया जाता था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ये गारे के बिना किया जाता था, ग्रेनाइट खंडों से निर्मित किया जाता था। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा है मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में स्तंभ युक्त मंडप होते थे। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट है। 1 और 3 इसमें सी में है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 63 पल्लव मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पल्लव वास्तुकला की एक विशेषता दहाड़ते हुए सिंगों की आकृति वाले स्तंभों और भित्ति स्तंभों का उपयोग है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। जो राजसिंह शैली है उसकी एक विशिष्ट विशेषता दहाड़ते हुए सिंह जो शेर है उससे अलंकृत स्तंभों और भित्ति स्तंभों का उपयोग था। दूसरा ऑप्शन है विमान सामान्यतः सीढ़ी नुमा होता था जो प्राय वर्गाकार योजना पर आधारित होता था। उसके ऊपर अष्टकोणीय ग्रीवा और शिखर निर्मित किए जाते थे। ये ऑप्शन भी सही है। जो विमान सामान्यतः सीढ़ी नुमा होता था इसमें और वर्गाकार योजना पर ये आधारित होते थे और इनके ऊपर अष्टकोणीय जिसमें 8 कोण बनेंगे, अष्टकोणीय होते थे, ग्रीवा और शिखर निर्मित किए जाते थे। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, सी आंसर करेक्ट है। 64 है मधुबनी चित्रकला के संबंध में देखना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। इन चित्रों में दोहरी रेखाओं वाली सीमाएं और गाढ़े रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसमें दोहरी रेखाओं वाली सीमाएं और गाढ़े रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों की विशेषता व्यापक छायांकन तकनीकों का प्रयोग है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये जो चित्र होते हैं द्विआयामी 2 डायमेंशनल होते हैं और इसमें छायांकन का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ही ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। 65 है थांग का चित्रकला के संदर्भ में सही कथन इसमें बताने हैं। इसे पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके कपास कैनवास पर चित्रित किया जाता है। सही है पहला ऑप्शन, कैनवास पर चित्रित किया जाता है। यह धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की है जिसमें प्रकृति और पर्यावरण का चित्र होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो थांग का चित्रकला है इसकी विषय वस्तु धार्मिक महत्व की होती है, धर्मनिरपेक्ष की नहीं होती, धार्मिक महत्व की होती है और इसमें बुद्ध के जीवन जो भगवान बुद्ध थे और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान जैसे जीवन चक्र, ध्यान के लिए देवताओं को प्रतीकात्मक अर्पण के रूप में इसको चित्रित किया गया। इसमें प्रकृति और पर्यावरण नहीं बल्कि भगवान बुद्ध के जीवन और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान और जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए तो और जो थांग का चित्रकला है ये सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित एक पारंपरिक बौद्ध कला है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ही ठीक है, तो ए आंसर सही आंसर है। 66 है गुजरात के पाटन में रानी की वाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है रानी की वाव। जो रानी की वाव है मारू गुर्जर स्थापत्य शैली को दर्शाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन। ये पाटन में सरस्वती नदी के तट पर 11वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित रानी की वाव
जटिल अनुपात, मूर्ति कला की समृद्धि और सौंदर्य परख जो लालित्य के साथ मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है इसे इन्वर्टेड टेम्पल के रूप में निर्मित किया गया था जो जल की पवित्रता को दर्शाती है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। जो ये रानी की वाव है, एक उल्टे मंदिर के रूप में इसे निर्मित किया गया था, उल्टे मंदिर के रूप में, और ये जल की पवित्रता को दर्शाती है। दोनों सही है, सी आंसर सही आंसर है। 67 है भारत में गुफा स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं स्थापत्य की दृष्टि से अजंता गुफाओं से अत्यंत ये समानता रखती हैं। ठीक है, ये अत्यंत समानता रखती हैं जो अजंता की गुफाएं हैं उनसे। और इसमें बौद्ध चरित्र कलात्मक विवरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पहला ऑप्शन गुजरात की जूनागढ़ गुफाओं की पहचान प्रार्थना कक्ष के पास ऊपरकोट किले की उपस्थिति से होती है। ये ऑप्शन भी सही है। जूनागढ़ गुफाओं में 3 स्थल शामिल हैं। जो जूनागढ़ गुफाएं हैं इसमें 3 स्थल शामिल हैं। कौन कौन से? खपरा, कोडिया, बाबा प्यारे और ऊपरकोट। इसमें जो प्रार्थना कक्ष है उसके पास 30 से 50 फीट ऊंचे ऊपरकोट है वो गढ़ द्वारा प्रतिष्ठित है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है मुंबई के निकट मंडपेश्वर गुफाओं को मूलतः बौद्ध गुफाओं के रूप में निर्मित किया गया था, किंतु बाद में इन्हें ईसाई गुफाओं में परिवर्तित कर दिया गया था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो मुंबई के निकट मंडपेश्वर गुफाएं हैं इनको गुप्त काल के उत्तरार्ध में ब्राह्मणवादी गुफाओं के रूप में किया गया था। इनका जो विकास है ये ऑप्शन गलत है। 1 और 2 ही ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। 68 है अशोक के कालसी अभिलेख के संदर्भ में इसमें सही कथन बताना है। अशोक के कालसी अभिलेख के संदर्भ में पहला है यह खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करके संस्कृत में लिखा गया है। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करके, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ये उत्तराखंड में है। वर्तमान में यमुना नदी के तट पर कालसी शिलालेख एक विशिष्ट है और उत्तर भारत का एकमात्र स्थल है। यहाँ पर 14 प्रमुख शिलालेखों का समूह पाया गया। संस्कृत या खरोष्ठी में नहीं, इसे ब्राह्मी लिपि में, इसे संस्कृत या खरोष्ठी में नहीं बल्कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करके प्राकृत भाषा में इसे लिखा गया था। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है यह पहला अभिलेख है जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लेखित है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो कर्नाटक का मास की शिलालेख है उसमें पहली बार केवल शाही उपाधियों देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के अतिरिक्त अशोक के नाम का भी उल्लेख किया गया है। यह पहला नहीं है। जो कर्नाटक का मास्की शिलालेख है उसमें यहाँ पर केवल पहली बार जो अशोक के नाम है उनको बताया गया है। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। डी आंसर सही होगा, ना तो 1 ना ही 2। 69 है मेरठ षड्यंत्र केस। ये कब हुआ था? 1929 को। इसमें आ जाता है ये मिलान करने के लिए मुजफ्फरपुर का, मेरठ का हो गया। इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा 31 कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, इसमें 31 कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया था। दूसरा ऑप्शन है यह मुकदमा 3 वर्ष से अधिक समय तक चला। 3 वर्ष से अधिक तक चला था और यद्यपि इसका व्यापक प्रचार हुआ लेकिन इससे श्रमिक वर्ग का आंदोलन कमजोर हो गया था। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है। सी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत में बाल विवाह संबंधी विधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। नेटिव मैरिज एक्ट जो सिविल मैरिज एक्ट 1872 बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे सफल अधिनियमों में से एक था, क्योंकि यह हर धर्म पर लागू
समान रूप से लागू किया जाना था। गलत है इसमें पहला ऑप्शन, ये हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य मान्यता प्राप्त धर्मों पर लागू नहीं था। जो नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट, जो सिविल मैरिज एक्ट है 1872 का, इसमें बाल विवाह निषेध किया गया और विधायी कार्रवाई का ये प्रतीक था। लेकिन ये हिंदुओं, मुसलमानों और जो अन्य मान्यता प्राप्त धर्म थे उन पर ये लागू नहीं हुआ था। दूसरा ऑप्शन है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के अंतर्गत, जो 1929 है इसके अंतर्गत लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें लड़कियों के लिए जो फीमेल थी, लड़कियों के लिए कितनी थी, यहाँ पर 14 वर्ष और लड़कों के लिए इसमें 18 वर्ष थे। तो ये ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन इसका सही है, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट 71 स्वदेशी पहल और इधर संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। इसमें बताना है मिलान करके स्वदेशी टी स्टीम नेविगेशन कंपनी तूतीकोरिन, ये V.O. चिदम्बरम पिल्लई, इससे ही संबंधित थे यहाँ पर। दूसरा है इसमें बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ये इसी से ही संबंधित थे और ये 1893 में 1893 में प्रफुल्ल चंद्र रॉय द्वारा बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तीसरा ऑप्शन है स्वदेशी भंडार। स्वदेशी भंडार रविंद्रनाथ टैगोर 1897 में 1897 में स्वदेशी भंडार की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य था भारतीय हस्तशिल्प के विक्रय और प्रचार के लिए मंच उपलब्ध कराना। जो भारतीय हस्तशिल्प है उसके लिए विक्रय और प्रचार के लिए। 1 2 3 तीनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 72 कमला देवी चट्टोपाध्याय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में देखना है सही ऑप्शन। वे चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, ये चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। वर्ष 1931 में उन्होंने भारत की महिलाओं की आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। भारत की महिलाओं की आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था, बल्कि जो सरोजिनी नायडू हैं इन्होंने भाग लिया था। ये एक राष्ट्रवादी नेता थी। इस सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। वे हिंदुस्तान सेवा दल की प्रमुख शाखा की प्रभारी थी। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। 1 और 3 आ रहा है, 1 और 3 सी में सी आंसर सही आंसर है। 73 है महात्मा गांधी के हरिजन अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन बताने हैं। महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। ये 1932 में की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। करेक्ट है। दूसरा है जाति व्यवस्था के प्रश्न पर महात्मा गांधी का दृष्टिकोण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से भिन्न था, जिन्होंने जाति उन्मूलन की वकालत की थी। ये ऑप्शन भी सही है। इससे भिन्नता, जिन्होंने जाति उन्मूलन की वकालत की थी। 1 और 2 दोनों ठीक है, सी आंसर इसमें सही आंसर है। 74 है विमेंस इंडिया एसोसिएशन के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताना है इसके जो संस्थापक हैं इसमें से कौन कौन से थे। पहला है मार्गरेट कंजिस इसमें थे और विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में हुई थी, 1917 में। मद्रास अडियार में मार्गरेट कंजिंस, एनी बेसेंट और मुथु लक्ष्मी रेड्डी द्वारा की गई थी। इसमें यहाँ पर पंडिता रमाबाई शामिल नहीं थी। पंडिता रमाबाई भारतीय महिला संघ के संस्थापकों में से शामिल नहीं थी। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्टार्टिंग के जो तीनों ऑप्शन है ये करेक्ट है। केवल तीनों आ रहे हैं सी में, सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 75 निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है। इसमें
सही उत्तर बताना है। जो सहायक संधि प्रणाली है, इससे संबंधित लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इसको शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम इस प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। ठीक है, इसके तहत सहयोगी शासक ब्रिटिश की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य शासक के साथ युद्ध नहीं कर सकता था। ठीक है, ये भी इसके तहत सहयोगी शासक को ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए संसाधन उपलब्ध कराने होते थे। जो सहयोगी शासक था, सहयोगी शासक को ब्रिटिश सेना को जो रखरखाव था उसके लिए संसाधन भी उपलब्ध कराने होते थे। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और ये 1798 से 1805 तक जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। तीनों ऑप्शन आ रहा है डी में, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 76, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसी वर्ष 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसको शुरू किया गया था। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसके तहत जमींदारों को भूमि का वंशानुगत स्वामी माना जाता था, बशर्ते वे कंपनी को एक निश्चित राजस्व देते थे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी इसे बंगाल, बिहार, गंगा घाटी और मध्य भारत में लागू किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये 1822 में अंग्रेजों ने महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, 1822 में। और 1822 में कौन कौन से थे? पश्चिमी प्रांत, पंजाब, गंगा घाटी और मध्य भारत के कुछ हिस्से थे। तो इसमें पहला और दूसरा ही सही है, ए आंसर सही आंसर है। 77 है व्यापगत सिद्धांत। जो लॉर्ड डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत था उससे रिलेटेड इसमें बताना है। इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने उन रियासतों का विलय किया जहां शासक की मृत्यु के बाद उसकी स्वयं की पुरुष संतान नहीं थी, और दत्तक पुत्र को राज्य की संपत्ति या पेंशन का उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया था। जो भी दत्तक पुत्र लेता था उसका विलय कर लिया जाता था। व्यक्तिगत सिद्धांत वही था। ठीक है, पहला ऑप्शन अवध का विलय नवाब वाजिद अली शाह को पद से हटाने के बाद व्यापकगत सिद्धांत के स्थान पर कुशासन के आधार पर किया गया था, जो अवध का विलय किया गया था। ठीक है, अवध का विलय इसमें 1856 में किया गया था। 1, 2 दोनों ठीक है, तो सी आंसर इसमें सही आंसर है। इसमें सतारा 1848 में, झांसी नागपुर 1854 में, और फिर जैतपुर जो बुंदेलखंड रीजन में आता है, संबलपुर ओडिशा, बगाट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट 78, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, पहला ऑप्शन ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में था और पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप 3 कटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। जो 3 कटिया प्रणाली थी इसको समाप्त कर दिया गया था और इसमें किसानों को अवैध शुल्क का 25% मुआवजा देने की भी सिफारिश की गई थी। तीनों ऑप्शन से इसके सही है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। 79 है भारत छोड़ो आंदोलन समानांतर सरकार से संबंधित स्थल है और इधर नेतृत्व करता है। इसमें कितने सही सुमेलित है बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें बलिया में चित्तू पांडे थे। समानांतर सरकार का गठन किया गया था और 1 सप्ताह तक चली थी ये सरकार। इस अवधि में कई कांग्रेस नेताओं को रिहा भी किया गया था। तामलुक की बात करें तो ये मिदनापुर पश्चिम बंगाल में, और दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार ये काम करती रही थी। जो तामलुक है जातीय सरकार थी, इसमें 1942 से 44 तक थी ये तामलुक, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। तो
तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है सतारा। सतारा की बात करें तो इसमें नाना पाटेल और YB चौहान जैसे नेता शामिल थे और ये 1943 से, जो सतारा में 1943 से 1945 के मध्य तक। इसमें अगला है नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर में जयप्रकाश नारायण, जो 1942 में जेल से भागने के बाद राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर समानांतर सरकार का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण, इन्होंने राम मनोहर लोहिया जी के साथ में मिलकर। इसमें सभी ऑप्शंस ठीक है, चारों के चारों, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, इसमें सही बताना है। कामागाटा मारू के यात्रियों को 2 माह की अनिश्चितता के बाद कनाडा के अधिकारियों द्वारा वापस भेज दिया गया। ये ऑप्शन सही है। इसमें गुरुदित्त सिंह द्वारा चार्टर की गई एक जापानी स्टीमशिप को अप्रैल 1914 में 1914 में हांगकांग से भारतीय प्रवासियों को लेकर कनाडा के लिए रवाना किया गया था। दूसरा ऑप्शन है कनाडा सरकार के कॉन्टिन्यूअस पैसेज एक्ट के अनुसार सभी प्रवासियों को केवल एक ही प्रत्यक्ष यात्रा के माध्यम से कनाडा पहुंचना अनिवार्य था। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है और ये जहाज सितंबर 1914 में कलकत्ता पहुंचा था। ब्रिटिश अधिकारियों ने यात्रियों को राजनीतिक उपद्रवी के रूप में संदर्भित भी किया। इसमें इसकी व्याख्या भी हो रही है और दोनों ऑप्शन सही भी है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है दिल्ली प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के वर्ष 1927 के दिल्ली अधिवेशन में तैयार किया गया था। ठीक है, ये 1927 में ही तैयार किया गया था दिल्ली प्रस्ताव को। कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन में दिल्ली प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। पहला ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो मद्रास अधिवेशन है, कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में दिल्ली प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इसमें अस्वीकार नहीं, मद्रास जो अधिवेशन है उसमें दिल्ली प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, ना कि अस्वीकार। दिल्ली प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान इसमें शामिल था। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। इसमें जो 3 मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे, इसमें थे सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, केवल एक ही ऑप्शन इसका सही है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 82, जिन्ना की 14 सूत्री मांगों के संबंध में देखना है और इसमें सही कथन बताने हैं। भारत का संविधान संघीय होना चाहिए जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास हों। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें यही बोला गया था कि जो 1929 में ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगों की घोषणा की थी मार्च 1929 में। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, भारत का संविधान संघीय होना चाहिए, इसमें प्रमुख बिंदु था। दूसरा है प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन भी सही है। प्रांतों के लिए बोला गया था कि प्रांतों को इसमें पूर्ण स्वायत्तता भी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी। तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का आधा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें आधा प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी बल्कि 1/3 प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। 1 और 2 ए में आ रहा है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 83, नेहरू रिपोर्ट। एक तरफ तो नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी और एक तरफ आई थी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो 14 सूत्री मांगी थी। इसमें पहला ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट को लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती की प्रतिक्रिया में तैयार किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन सही है, इसकी चुनौती के आधार पर ही तैयार किया गया था, चुनौती दी गई थी। इसमें मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों के बिना संयुक्त निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव भी रखा गया था, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इस रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उन प्रांतों में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों का भी प्रावधान था जहां वे अल्पसंख्यक थे और जिन प्रांतों में बहुसंख्यक थे
वहाँ पर आरक्षित सीटों का प्रावधान नहीं था। तो दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। इसमें स्वशासी डोमिनियन के मॉडल पर डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश भी की गई थी। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब नेहरू रिपोर्ट के जो अन्य प्रावधान थे वो भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करने के लिए 19 मूल अधिकारों को इसमें शामिल किया गया था, जो महिलाओं के लिए भी समान अधिकार दिए गए, संघ बनाने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो नेहरू रिपोर्ट है, और केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन की भी बात की गई थी। तीसरा और पहला ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। 1 और 3 आ रहा है सी में, सी आंसर सही है। 84 है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताना है। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है पहला ऑप्शन। केवल दूसरे में भाग लिया था और गोलमेज सम्मेलन ये 1930 से 1932 में आयोजित किए गए थे। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है इसे आयोजित किया गया था 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक, 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ था और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन की सिफारिशों को भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बनी थी। दूसरा ऑप्शन भी ये सही है। 1 और 2 दोनों ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। 85 साइमन कमीशन की सिफारिशों के संबंध में विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी, ठीक है। और इसके द्वारा केंद्र स्तर पर संसदीय उत्तरदायित्व का प्रस्ताव भी रखा गया था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। केंद्र स्तर पर संसदीय उत्तरदायित्व का प्रस्ताव नहीं रखा गया था। इसमें गवर्नर जनरल के पूर्ण अधिकार इसमें बनाए रखे थे। केंद्र स्तर पर संसदीय उत्तरदायित्व का प्रस्ताव नहीं रखा गया था। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ही ठीक है, ए आंसर सही है। 86 है चटगांव शस्त्रागार छापा के संबंध में देखना है और सही कथन बताने हैं। सूर्य सेन ने अनंत सिंह और गणेश घोष जैसे सहयोगियों के साथ इसमें भाग लिया था, ठीक है पहला ऑप्शन। सूर्य सेन के नेतृत्व में अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बल जैसी निकट सहयोगियों के साथ इसमें अंजाम दिया गया था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसमें चटगांव के 2 प्रमुख शस्त्रागारों से हथियारों को लूटने की योजना थी। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। और इसमें टेलीफोन टेलीग्राफ लाइनों को नष्ट करने और बंगाल के बाकी हिस्सों से रेल संपर्क उसको बाधित करना था। तीसरा ऑप्शन है सूर्य सेन को वर्ष 1930 में इस गतिविधि के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें गलत है, इसके बाद ही नहीं, 1933 में गिरफ्तार किया गया था और 1934 में इन्हें फांसी भी दे दी गई थी। तुरंत नहीं पकड़ा गया था 1933 में, 1933 में। और जो चटगांव शस्त्रागार छापा था ये 1930 का था, अप्रैल 1930 का। तो 1 और 2 इसमें ठीक है, ए आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 87 आंग्ल सिख युद्धों के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण दिसंबर 1845 में सिख सेना द्वारा सतलुज नदी को पार करना था, ठीक है पहला ऑप्शन। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच में ये होता है, 45 से 46 के बीच में। 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना द्वारा सतलज नदी पार करने के कारण हुआ ये, पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध मुल्तान में मूलराज के विद्रोह से शुरू हुआ, जिसमें बाद में शेर सिंह भी शामिल हो गया था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध है ये 1848 से 49 के बीच में हुआ था और मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह से ये शुरू हुआ था। दोनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 88 है सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं।
इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को की गई थी। ये 16 अगस्त 1932 को ही की गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन। यह भारतीय मताधिकार समिति लोथियन समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। जो भारतीय मताधिकार समिति लोथियन समिति की सिफारिशों पर ये आधारित थी। तीसरा, इसके तहत सांप्रदायिक पृथक्करण को रोकने के क्रम में प्रांतीय विधानसभा में सीटों की संख्या आधी की गई थी। इसमें सीटों की संख्या आधी ना करके डबल की गई थी, ना कि इसमें आधी की गई थी। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, 1 और 2 ठीक है, ए आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 89। प्रार्थना समाज के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। इसी वर्ष 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन इसमें सही है। प्रार्थना समाज एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1867 में ही आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में बॉम्बे में की गई थी और केशव चंद्र सेन का भी इसको समर्थन प्राप्त था। दूसरा ऑप्शन है, इसमें एकेश्वरवाद पर बल देने के साथ धर्म की तुलना में सामाजिक सुधारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, यह महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा से गहनता से संबंधित था। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो डी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 90 है। इसमें कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं और इसमें सही ऑप्शन बताना है। यंग बंगाल आंदोलन द्वारा दीर्घकालिक प्रभाव प्राप्त नहीं किया जा सका। जो यंग बंगाल आंदोलन है उसके द्वारा दीर्घकालीन प्रभाव प्राप्त नहीं किया जा सका। पहला ऑप्शन इसमें सही है। उस समय की सामाजिक परिस्थितियां आंदोलन के क्रांतिकारी विचारों के लिए अनुकूल नहीं थी तथा डेरोजियो का जन सामान्य से कोई जुड़ाव भी नहीं था। ठीक है, इसमें दोनों कथन भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 91। आर्य समाज के संदर्भ में देखना है, सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। आर्य समाज ने परवर्ती पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार कर दिया था। पहला ऑप्शन इसमें सही है। जो आर्य समाज है इन्होंने जो परवर्ती पुराण है जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार कर दिया था। दूसरा है, दयानंद सरस्वती का मानना था कि वेद की वास्तविक ज्ञान के मुख्य स्रोत हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है और कथन एक की ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। तीसरा कथन है, दयानंद सरस्वती ने तर्क दिया कि पुरोहितों और परवर्ती ग्रंथों ने हिंदू धर्म को विकृत कर दिया, जिससे मूर्ति पूजा तथा अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियां उत्पन्न हुई थी। इसमें तीसरा ऑप्शन भी सही है और कथन एक की व्याख्या भी हो रही है। तो इसमें कथन 2 कथन 3 दोनों सही है और कथन एक की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए आंसर सही आंसर है। 92 है, पेरियार और आत्मसम्मान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन बताने हैं। पेरियार ने महिलाओं के तलाक के अधिकार पर प्रबल समर्थन किया और तर्क दिया कि मौजूदा विवाह कानून महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। उन्होंने जन्म नियंत्रण को महिलाओं की स्वतंत्रता का केंद्र माना तथा सरकार की अनुमति के बिना भी इसका पालन करने का आह्वान किया। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 93, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन SNDP आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। SNDP आंदोलन का उद्देश्य केरल के एझावा समुदाय का उत्थान करना था। ठीक है, जिन्हें अस्पृश्य माना गया और शिक्षा एवं मंदिर प्रवेश से वंचित रखा गया था। कथन 2 है, इसकी शुरुआत श्री नारायण गुरु ने की थी, जिन्होंने मंदिर के अनुष्ठानों पर कुलीन जातियों के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए वर्ष 1888 में अरुविपुरम में एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी। पहला और दूसरा दोनों कथन इसमें सही है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी की जा रही है, तो ए आंसर सही आंसर। नेक्स्ट है 94, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन होप मिशन के संदर्भ में देखना है
और इसमें जो भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व इसरो द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि 2040 तक लो अर्थ ऑर्बिट में LEO में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजना है। इसमें पहला कथन, यह एक भू आधारित एनालॉग मिशन है जिसे अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित मानव स्वास्थ्य और प्रदर्शन जोखिमों का अनुकरण करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, इसमें लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों का जो मिशन होंगे उनका अनुकरण करने के लिए परस्पर संबंधित आवास और प्रतियोगिता मॉड्यूल शामिल करना है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है, उत्तराखंड की तसोकर घाटी को इस मिशन के लिए उचित स्थल के रूप में चुना गया है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, इसके लिए नहीं चुना गया है। जो तसोकर घाटी लद्दाख में है, हिमालयन आउट स्पॉट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ये कहाँ पर है? लद्दाख में, ना कि ये उत्तराखंड में है। तो 1 और 2 इसमें ठीक है, सी आंसर सही आंसर है। 95 है, इसमें लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के संदर्भ में बताना है। कथन 1, 2 दिए गए हैं। पहला है, LVM-3 भारत को 4000 किलोग्राम तक के भारी संचार उपग्रह को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में स्वतंत्र रूप से प्रक्षेपित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। LVM एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है। ये एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जिसमें 2 ठोस प्रणोदक होते हैं और इसमें जो एक होता है वो द्रव चरण होता है। 2 तो ठोस होंगे और एक द्रव चरण होता है, जिसमें 2 ठोस स्ट्रैप ऑन और एक द्रव कोर चरण, एक क्रायोजेनिक चरण भी इसमें शामिल होता है। इसमें ठीक है दोनों ऑप्शन, और इसमें व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 96, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI तकनीक के संदर्भ में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है, यह मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल गतिविधि एवं बाह्य उपकरणों के मध्य प्रत्यक्ष संचार मार्ग स्थापित करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, इसे स्कैल्प के नीचे प्रत्यारोपित किया जा सकता है किंतु मस्तिष्क के ऊतकों के अंदर नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये जो उपकरण है एक पहनने योग्य उपकरण के माध्यम से खोपड़ी में प्रत्यारोपित किया जाता है और इसे केवल खोपड़ी के नीचे ही नहीं बल्कि मस्तिष्क के ऊतक के भीतर भी प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है, BCI चिप को तंत्रिका मार्गों के समीप स्थापित करने से संकेतों की अधिक सटीक और उच्च गुणवत्ता वाली व्याख्या संभव होती है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। जो ये चिप होगी तंत्रिका तंत्र के अधिक समीप स्थापित की जाती है। ये 1 और 3 ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 97, पिक्सेल स्पेस समूह के नेतृत्व में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत विकसित भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन EO उपग्रह समूह का प्राथमिक उद्देश्य इसमें क्या है? इसका है, यह भारत को हाई रिजोल्यूशन उपग्रह डेटा में आत्मनिर्भरता प्रदान करने के साथ जो विदेशी स्रोत हैं उस पर निर्भरता कम करेगा। डी आंसर इसमें सही आंसर है। 98 है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के संदर्भ में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, यह अधिनियम बैंकों और भुगतान प्रणालियों को ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े लेन देन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है बशर्ते कि प्लेटफॉर्म पंजीकृत होने चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो IT अधिनियम 2000 है उसके तहत अवैध प्लेटफॉर्मों को अवरुद्ध किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, इस अधिनियम के तहत स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी गई है तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को टूर्नामेंट के नियम बनाने का दायित्व भी सौंपा गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। जो स्पोर्ट्स है एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी गई है और इसमें खेल एवं
युवा मामलों के मंत्रालय को टूर्नामेंट के नियम बनाने का दायित्व भी सौंपा गया है। दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें पहला ऑप्शन गलत करते हैं तो 2 ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन तो ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है इसमें बी में, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। इसके तहत स्वतंत्र निदेशकों और गैर कार्यकारी निदेशकों को दायित्व से छूट दी गई है यदि वे कंपनी के संचालन में उचित परिश्रम सिद्ध करते हैं। ठीक है। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। ये राज्य स्तर पर एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर करता है, न कि राज्य स्तर पर। नेक्स्ट है 99। भारत के हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की घटनाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? आर्द्र पवनों की जो प्रबल ऊर्ध्वगामी धाराएं हैं, ये इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। वर्षा वाले बादलों को ट्रैप करने वाली खड़ी पर्वतीय ढाल भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। जो खड़ी ढाल होंगी उनको ट्रैप करने वाली। ऊर्ध्वाधर पवन संचालन को अवरोधित करने वाली दीर्घकालिक उच्च दाब प्रणालियां इसमें शामिल नहीं होती हैं। तो इसमें पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा इसमें गलत है। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 100। और जो बादल फटना होता है, जो भी एक निश्चित स्थान पर जो भी पूरा भारी बारिश होती है, एक ही स्थान पर होती है, तो वहाँ पर बाढ़ आती है और भूस्खलन जैसी आपदाएं भी होती हैं। 100 है इसमें इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार जैसे जिसे जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इसे शुरू किया गया? इसे किया गया UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको शुरू किया गया। और ये धारवाड़ जिले के कुंदगोल तालुका के एक छोटे से गांव के एक स्वयं सहायता समूह SHG को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रदत्त इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार भी मिला है। SHG को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, धारवाड़ जिले के कुंदगोल तालुका के एक छोटे से गांव के एक SHG को ये पुरस्कार मिला है, जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार। इसमें बी आंसर सही आंसर है।